यार साहब, अमेरिका में मिड टर्म जो इलेक्शंस हैं वो बिल्कुल 8 नवंबर को हो रहे हैं, आज से एक दो दिन बाद। और हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन जो 435 सीट जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और तकरीबन 35 सीट जो सेनेट में, उनके ऊपर ये कंटेस्ट होगा। ये बताएं कि मैं एक तो ये समझना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान और भारत पे ये इलेक्शंस कैसे असरअंदाज हो सके। हिस्ट्री बनेगी कि सिटिंग प्रेसिडेंट वो अपने नाकाम पॉलिसियों की वजह से अनपॉपुलर हो चुका है विद इन 2 इयर्स। कि ये सख्त शाक होता है अगर सिटिंग प्रेसिडेंट पहले मिड टर्म में ही अपना इलेक्शन लूज कर जाए। इट मींस कि 2024 में उसके कोई चांसेस नहीं है उसको। ये इट्स नॉट अ बाइडन जो बाइडन फ्लोर इस बाइडन इस अ फ्लोर ऑफ बराक ओबामा एंड डेमोक्रेट पार्टी। अगर रिपब्लिकन आते हैं हाउस के अंदर तो स्पीकरशिप चेंज होगी और यहाँ पे मेजॉरिटी लीडर जो बनेगा केविन मकार्थी है, वेरी उनका नाम आगे आ रहा है। और उसके बाद इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में बताना चाहूंगा कि व्हाट इज द विश लिस्ट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी राइट नाउ। उनमें से क्या क्या बुलेट पॉइंट्स है आगे हम इसको इंटरनेशनल इस तनाजर से देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। वो अफगानिस्तान से विड्रॉल, ह्यूमिलिएशन, और आखिरी दौर में जो वो आखिरी अपने पीरियड में वो जो डेड बॉडियां उठा के अमेरिकन वहां से निकले थे वो इंटरेस्टेड है उसमें रिपब्लिकन पार्टी। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि 22 रिपब्लिकन जो थे लीडर्स उन्होंने पहले एक बिल भी पेश किया था कि वी वांट दैट इन्वेस्टिगेशन। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि वो किस तरह इज रिलेटेड टू पाकिस्तान, डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ रिलेटेड है कि अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमिलिएशन, जो एम्बेरसमेंट अमेरिका को लेने पड़ी, जब रिपब्लिकन वो उठाएंगे तो उसका आधे से ज्यादा बोझ पाकिस्तान पे आएगा। तो उसके बारे में पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप तो पहले ही इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कि उसके ऊपर वो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट वाज पाकिस्तान रोल इन डिफीट ऑफ यूएस इन द पीरियड। उसमें बल्कि मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन करूंगा कि जब आखिरी वहां पे था पंजशेर वैली के अंदर जब चीजें थी तो अमेरिकन हैड क्वेश्चन कि वहां पे शवाहिद मौजूद थे पाकिस्तान की सपोर्ट के। तो ये सारे क्वेश्चन होंगे आगे उसमें। जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं बताना चाहूंगा कि वो बर्थ राइट सिटीजनशिप के बारे में ये एक्टिवेट किया गया था ड्यूरिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और बच्चे पैदा करके वापस चले जाते हैं, उनके बारे में उनका एक स्टैंड है, दिस इज पार्ट ऑफ देयर विश लिस्ट, कि उसमें वो कहते हैं कि दोनों पेरेंट्स में से एक जो है वो अमेरिकन सिटीजन होना चाहिए या फिर उनके पास ग्रीन कार्ड हो। ये भी अल्टीमेटली विल इम्पैक्ट पाकिस्तानी और भारतीय जो है। बर्थ सिटीजनशिप के बारे में रिलेटेड है चीजें, इससे इंडियन, भारतीय, पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी काफी हैं यहाँ पर जो H1 वीजों पर हैं जिनके स्टेटस क्लियर नहीं है। इसमें क्लियरली जब मैंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को पढ़ा है आगे चेंज करने के लिए, तो उसमें दो चीजें हैं कि ओनली एलिजिबिलिटी इज टुवर्ड्स अमेरिकन सिटीजन्स, वन ऑफ द पेरेंट, और उसमें या उनके पास ग्रीन कार्ड हो। तो उसमें आगे फ्यूचर में चल के हमारे पाकिस्तानी, भारतीय सबको ये इशू आएंगे। अब जो सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ जिसपे इस वक्त जोर है कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, जो पेरिस अकॉर्ड है उसको ज्वाइन किया था, उसमें से निकलेंगे और ईपीए को रिफॉर्म करेंगे। उसमें भी इंडिया पाकिस्तान आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो ग्रांट्स जा रही हैं, मैं उसको रिलेट करूंगा आपके पाकिस्तानी फ्लड्स के साथ, क्लाइमेट वार्मिंग के साथ उसके तहत पैसे जा रहे थे पाकिस्तान में एड के, लेकिन वो बंद कर दिए जाएंगे। दूसरा मैंने आपको अर्ज की थी कि ईपीए की फंडिंग कम की जाएगी, ईपीए के जो रीजनल ऑफिसेज है उनको बंद किया जाएगा। अब ईपीए क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो जब क्लाइमेट के हवाले से चीजें कम होंगी तो पाकिस्तान में जो आपके क्लाइमेट का आपका इशू था, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब बार बार मेंशन करते रहे हैं कि उनका ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो फ्लड आए हैं, तो वो जो ग्रांट्स और एड जा रही थी उसको रिपब्लिकन रोकेंगे। अब मैं इसमें कुछ देखना बताऊंगा, कुछ चीजों के ऊपर बाई पार्टिसन अप्रोच है और कुछ के ऊपर जो है रिपब्लिकन दे हैव देयर इश्यूज। बाई पार्टिसन इश्यूज क्या है? ओवरऑल दोनों पार्टियां एग्री करती हैं कि चाइना पॉलिसी है। चाइना पॉलिसी पे बाई पार्टिसन अप्रोच है। दोनों पार्टियां समझती हैं कि इट हैज टू बी टेकन टफ ऑन।
चाइना के बारे में। लेकिन रिपब्लिकन थोड़ा सा मजीद टफ चाहते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप ने काफी बड़ा स्टैंड लिया था उनके ऊपर टैक्स लगाने के हवाले से और दूसरी चीजें। तो एक वास्ट नंबर ऑफ रिपब्लिकन्स दे वांट टू इंक्रीज देयर चैलेंज टुवर्ड चाइना, और उसमें मैं रिलेट करूंगा आगे आने, अगर चाइना पॉलिसी को रिविजिट किया जाएगा तो भारत के साथ रिलेशनशिप को रिविजिट किया जाएगा। चाइना पॉलिसी के हवाले से अगर चाइना के साथ टफ जाएंगे रिपब्लिकन तो दे हैव टू इंक्रीज द रिलेशनशिप विद भारत। जो पाकिस्तान के साथ भी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट किया जाएगा अगर चाइना के साथ टफ किया जाएगा। अब उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान के हवाले से आएगी, रिपब्लिकन चाहते हैं अपनी विश लिस्ट में, वो वीगर्स की पॉलिसी है चाइनीज, उसके उसको रिविजिट किया जाएगा। डेमोक्रेट पार्टी दे वर नॉट एक्टिव विद इट, दे वर नॉट दैट सेंसिटिव विद इट, लेकिन इसको देखा जाएगा कि वीगर्स जो है उनके साथ किस तरह जाती हैं। जो आखिरी पॉइंट इस पे मैं मेंशन करना चाहूंगा बाई पार्टिसन की लिस्ट में, वो ईरान है। ईरान के साथ आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही जो वो उनके साथ एटॉमिक अपना एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था, उसको फौरन खत्म कर दिया था। अब जब रिपब्लिकन पावर में आएंगे तो ईरान के साथ रिविजिट की जाएंगी वो एग्रीमेंट्स अपने, और सऊदी अरेबिया बिलखसूस उसके ऊपर बाई पार्टिसन अप्रोच ये दोनों पार्टी की मौजूद है कि अगर अमेरिका की बात सऊदी अरेबिया नहीं सुनता, उसके बाद ओपेक अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती, अमेरिका की इकॉनमी का उसका डायरेक्ट इंपैक्ट है, इसको टफ हैंडल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो ट्रम्पस्टर हैं, the way that Trump was received in Saudi Arabia, they have soft corner for Saudi Arabia as well. तो ये सारी चीजें जो हैं इनको दोबारा रिविजिट करेंगे रिपब्लिकन आकर। अब देखा जाए तो जो मेन इस वक्त जो मिड टर्म इलेक्शन में जो डिफीट का बायस बन रहा है डेमोक्रेट पार्टी के लिए, उसमें नंबर 1 पोजीशन इन्फ्लेशन की है, नंबर 2 पोजीशन उसमें अबॉर्शन की है, नंबर 3 उसमें पोजीशन आ रही है आगे लॉ एंड ऑर्डर के, क्राइम रेट की उसकी पोजीशन इस वक्त खराब है। लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी इज स्लगिश, रिसेशन इज एट द डोर, और लोग जो हैं वो बेजार हैं। बिल्कुल खासकर मैं यहाँ पे मेंशन ये करना चाहूंगा कि ड्रग पॉलिसी, जो ओपन ड्रग मार्केट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने ऑरेगन के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था कि इन्होंने सारी ड्रग्स, हर किस्म की ड्रग्स को लीगल किया था। कल मैंने एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है कि उसमें 50% होमिसाइड, जो कत्ल हैं, वो 50% बढ़ गए थे। तो इस वक्त जो डेमोक्रेट पार्टी है उनके एजेंडे पर है कि लीगलाइजिंग मरवाना और लीगलाइजिंग द ड्रग्स। तो इस तरह की चीजें, उनकी पॉलिसीज जो है दे आर बैकफायरिंग। ये मैं यहाँ पे आखिरी जो पॉइंट ये करना चाहूंगा मेंशन, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हर जो बड़ी सुपर पावर को 250 साल उसका साइकिल होता है, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट या साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद उसको ग्रोइंग फटीग्स होना शुरू हो जाती है। इस वक्त अमीर लोगों के बच्चे बिल्कुल यहाँ भी बोर हैं, उनको हर चीज प्लेट में रख के दी जाती है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा फेडरल गवर्नमेंट अभी तक शटडाउन है, लोग घरों से काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ मेरीलैंड जहां मैं बैठा हूँ, इस तरह की स्टेट है, इनको कहा गया है वर्क फ्रॉम होम, और होम से घर, मेरी नजर में घर से काम नहीं हो सकता, और ये भी नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त हाँ बिल्कुल, और इस वक्त कई स्टेटों के अंदर मरवाना की होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है, जिस तरह डोर डैश है। तो वो सारे फेडरल एम्प्लॉइज, स्टेट एम्प्लॉइज जो हैं घरों में बैठ के नेटफ्लिक्स का बिजनेस बहुत इस वक्त कामयाब है, और यही हो रहा है। और ये नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, लेकिन ये चाइना के बारे में सिर्फ मेरा ख्याल है स्टेट डिपार्टमेंट अपने आर्टिकल से छाप सकता है, वरना दे डोंट हैव एनी पावर टू स्टॉप चाइनीज। इनोवेशन में पीछे है, इंटेलेक्ट इन्होंने आउटसोर्स करके इंडिया में भेज दिया है। मैंने आपको बताया कि अमीर लोगों के बच्चे अब बोर हो चुके हैं, वो कहते हैं कि अब हमें कुछ और चाहिए। वीड, पहले वीड शुरू करते हैं, फिर कोई और शुरू करते हैं, और आईवी लीगों में बच्चे जो चाइनीज और इंडियन बैठे हैं इस पर।